नमस्कार दोस्तों, स्टडी समझती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है, ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है आरडी, और ये कब हुआ था? 29/8/2021 को हुआ है। तो इसका हम लोग आंसर की देखेंगे, और केवल आंसर की नहीं, बहुत सारगर्भित आंसर की पूरा मिला करके फैक्ट चेक करके ये कोशिश की गई कि कुछ गलती ना हो, और एक आठ जो डाउटफुल है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें ये है दोस्तों कि इसको अच्छे से देख लीजिए, आगे के लिए भी। ऐसा नहीं विद्यार्थी को पेपर देखना चाहिए, आगे के लिए भी देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। भारत की संचित निधि से किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है भुगतान? भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? इसको मैं थोड़ा सोच रहा हूँ और बड़ा कर लेता हूँ, अब ठीक रहेगा। तो एक एक प्रश्न करके देख लेंगे। तो ये देखिए, भारतीय संसद का अनुमोदन जरूरी है। संचित निधि से धन निकालने से पहले भारतीय संसद से अनुमति लेनी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें मैं पहले से ही लिख लिया हूँ। देखिए, गलत पढ़ने से और गलत उत्तर बताने से बेहतर है कि बढ़िया से व्यवस्थित करके आइए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, अवरोही क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, लगता है छोटा करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी में प्रारंभ की जा सकती है। तो सत्य पूछा है, तो ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये पूरा चेक करके और अच्छे से मैं मार्क कर लें ताकि बताने में गड़बड़ी ना हो। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? कैबिनेट शब्द का प्रयोग, तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो और बड़ा प्रश्न निकला, तो हम लोग कर लेते हैं छोटा। ये बड़ा निकलेगा तो हम लोग को छोटा होना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रहा है कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास कितने विकल्प होते हैं? तो देखिए, राज्यपाल के पास जो है या तो अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन वह बिल को प्रधानमंत्री के लिए विचार के लिए। तो राज्यपाल और प्रधानमंत्री, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। राज्यपाल जो सीधे राष्ट्रपति से जुड़ते हैं, तो एक से ज़्यादा सही है। तो इसमें देख रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो एक से अधिक हो गया या कोई नहीं, दोनों की स्थिति में ऑप्शन ई करेक्ट होता है। बिहार और छत्तीसगढ़ में ऑप्शन ई देने का प्रचलन है और बहुत कंफ्यूज करता है विद्यार्थियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल जिसको कहेगा वही पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये देखिए, क्वेश्चन 7 भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि
सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए इसमें सही कैसे है, समान नागरिक कोड ये अनुच्छेद 44 है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल अनुच्छेद 45, उसमें ये कहा गया है कि 6 वर्ष की उम्र तक जो है 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल आपकी जिम्मेदारी हुई। ये सब डीपीएसपी के प्रश्न आर्टिकल हैं, ठीक है ना, डीपीएसपी। अब देखिए ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 40 में कही गई है। कार्य का अधिकार अनुच्छेद 41 में। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 14 में, समानता का अधिकार। ये जो है कोई भी सही नहीं दिया है, ठीक है ना। जब कोई भी सही नहीं दिया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। और ये बहुत ही, तो यहां से आपको ये आर्टिकल याद करवा दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है केवल संसद कर सकती है, ठीक है ना। हाई कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में काम करता ही है, लेकिन हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र में बदलाव संसद करेगा, न कि उस राज्य की विधानसभा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों से जब कोई बिल माने ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाएगा तभी आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और ऐसा प्रस्ताव पारित करने से पहले 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति जी को सूचित भी करते हैं, भी पूछता है, ठीक है ना। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। चलिए आगे चलते हैं। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य में पूछ रहा है, तो देश में राष्ट्रपति जी करते हैं, तो राज्य में कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं कोशिश किया हूं कि आपको एकदम टू द फैक्ट और बताने की, एकदम अच्छे से फैक्ट के साथ कि क्या उत्तर होगा। ऐसा नहीं कि तुक्का में मार दिया बता दिए फिर कंफ्यूजन होने लगा। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1961 में। 1961 से 66 तक चली थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 1969 से 74। तो इसमें देखिए कितने वर्ष का अंतराल यही 66, 67, 68, ये 3 साल योजना अवकाश था। योजना अवकाश किसमें 66 में, 67 में और 68 में। तो इस तरह से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये पूछा है अस्थाई अनुमान के अनुसार, अस्थाई अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपए में चालू कीमतों पर 18-19 में कितनी है, और बेस क्या है, 11-12। कई बार बेस भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो 11-12 को की आय की तुलना करते हुए 18-19 में आपकी आय कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 1,26,406। एकदम टू द पॉइंट पूछा है। 1,26,406 रुपया सरकार कह रही कि आप लोग की आमदनी हो गई है, पर व्यक्ति आय इतना है, पर कैपिटा इनकम। अब आप जानते होंगे कि ये सही है कि गलत है, ठीक है ना। और इससे आपसे अच्छा कौन जानेगा। तो ये भारत की विडंबना है कि यहाँ पर आदमी कि 20,000 भी इनकम नहीं है, लेकिन ये 1,26,406 दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कैसे दिखा दे रहे हैं कि मुकेश अंबानी के पैसे को भी जोड़कर उसमें भाग दे रहे हैं, लेकिन भाई वो तो पैसा उन्हीं के पास है। अब देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था 2002 में, और प्रभावी कब हुआ, 2005 में। तो इसमें से 2002 तो दिया हुआ है कब आया, ठीक है ना, लेकिन प्रभावी हुआ 2005 में। इसलिए ऑप्शन
ई करेक्ट इसका उत्तर होगा। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, बताइए मानव विकास सूचकांक में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा अर्थात आप कितने वर्ष जीते हैं, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता, इन सभी को, इन तीनों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए अब कह रहा है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो भारत की नई औद्योगिक नीति जो आई थी 1991 में, वो एलपीजी पर आधारित थी। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वही उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नरसिम्हा राव के समय में आई थी। देखिए कि आपका ये नई औद्योगिक नीति और प्रथम औद्योगिक नीति भी पूछा हुआ है, नरसिम्हा राव के समय में आई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ट्राइसेम ग्रामीण युवा के रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। सब में 1948 ही दिया, बस मंथ में और डे में चेंज किया, ठीक है ना। तो 6 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। तो मेक इन इंडिया, भैया भारत में सामान बनाओ, ठीक है ना। मेक इन इंडिया चालू हुआ था 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 25 सितंबर 2014। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ग्रामीण शाख। तो नाबार्ड जो है मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में शाख के लिए काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भारतीय 6वीं पंचवर्षीय योजना नई की अवधि बताइए। 6वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ रहा है। बताइए 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 80 से 85। चलिए और आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918, ठीक है ना। जबकि ऑप्शन में किसी में नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा आपका उत्तर? ई करेक्ट होगा। जनगणना 2011 के बिहार से खूब प्रश्न पूछे गए, बिहार के प्रश्न, करंट के प्रश्न खूब दबा कर पूछे गए, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो पटना जो है, पटना की जनसंख्या जो बिहार में सबसे ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में किसकी है? इलाहाबाद की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एकदम इसको फैक्ट चेक करके ले आए ताकि आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 75 है। ये यूपी वाले भैया लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिहार में 38, यूपी में। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? 4 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? 63.82 साक्षरता दर है। इसको एकदम टू द पॉइंट याद करिए, कई बार गड़बड़ कर देता है। तो बिहार की साक्षरता दर 63.82 है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन, ये दोनों थे, ठीक है ना। इस प्रकार से जब एक से ज्यादा उत्तर होगा तो अब कौन होगा? ऑप्शन ही पे जाएंगे, हडसन और निकोलसन।
अंग्रेज अधिकारी दिल्ली का 1857 के समय में। प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं और ये भी एक प्रश्न है। हडसन और निकोलसन दोनों थे। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये कर्जन था, और कर्जन इसमें किसी में नहीं दिया हुआ, इस प्रकार से ऑप्शन ई करेक्ट होगा। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? ये 1833 का चार्टर अधिनियम में अंग्रेज ये बात कहे थे कि भैया अब हम भेदभाव राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है ना, 1833 का अधिनियम था। चलिए आगे चलते हैं। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी, बताइए। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने की थी। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो देखिए, इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के समय में, और द्वितीय अफगान युद्ध था लॉर्ड लिटन के समय में। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। तो ये मैचिंग कर दी गई, इस प्रकार से आपका आंसर डी होगा। ठीक है ना, इल्बर्ट बिल। रिपन को बहुत एक लिबरल गवर्नर जनरल माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अहरार आंदोलन में कौन से संबंधित नहीं थे? इसमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए, अहरार आंदोलन 1906 में बंगाल में शुरू हुआ था, और ये जो हुआ था कि मुस्लिम लोग जो थे उनको भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए। अहरार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना, और अहरार आंदोलन से ये सभी लोग संबंधित है। हसन इमाम, मौलाना जफर अली खां, मजहरुल हक, हकीम अजमल खां, तो ये सभी लोग थे। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूछा है, ये आपको सुमेलित करने को दिया है। करयानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और जमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन। तो मैं लिख लिया हूँ, ठीक है ना। इसमें कार्यानंद शर्मा मुंगेर से हैं, ठीक है ना, लेकिन यदुनंदन शर्मा अरवल जिला से हैं, और जमुना कारजी जो है दरभंगा जिला से हैं, और राहुल सांकृत्यायन जो है उत्तर प्रदेश के यूपी के आजमगढ़ जिले से हैं। तो इसमें जो है सही मैचिंग नहीं है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है, तो सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल, ये सही है। और मोहम्मद अली कामरेड, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखे हैं, ये भी सही है। इसमें जो है आपका आंसर क्या होगा? ऐशे डांगे नवयुग, ये सही नहीं है, तो यही आपको क्या होगा? उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे, जो 1925 में हुई थी। तो इसमें जो है सुखदेव माने संबंधित नहीं थे, बाकी के जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, ये सभी क्या थे? संबंधित हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, जबकि सुखदेव उससे संबंधित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, ठीक है ना। बाकी का जो है दांडी यात्रा 1930, गांधी हिरोइन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, ये सभी सुमेलित हैं। और यही सुमेलित नहीं है,
तो जो सही सुमेलित नहीं है वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए क्या कह रहा है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही विद्रोह हुआ था सारण जिला में। चलिए आगे चलते हैं। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? पीर अली पटना, पीर अली पटना हम लोग देखेंगे तो ये जो है जुलाई 1857, देख रहे हैं सब 1857 दिया है लेकिन महीने में बस अंतर कर दिया है। ऑप्शन सी होगा, पीर अली पटना। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? मजारुल हक थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष मजारुल हक। देखिए खूब बिहार से पूछा है। तो बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? किस में हुआ था? ये गया में हुआ था। 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये पूछा है कि ये श्रेणी जो है किस प्रकार की श्रेणी है? तो ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, हरात्मक श्रेणी नहीं है, पी श्रेणी नहीं है, ये चर घातांक श्रेणी है। चर घातांक श्रेणी, आप इसको देख लेंगे पेपर से, ठीक है ना। मैं इसको पूरा अपने हिसाब से चेक करके बता रहा हूं आपको। आप देखिए ये कास थीटा बराबर साइन थीटा, तब थीटा का मान होगा तो ये क्या होगा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कास खत्म हो जाएगा और ये 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और 45 डिग्री को मान कैसे लिखेंगे बताइए? 45 डिग्री को 180 से भाग कर दीजिए और पाई लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 45 चौका 180 पाई बाई 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से दिया हुआ है, मैं इसको निकाल लिया हूँ, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा 43 का, फटाफट बताइए। 43 का उत्तर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैं आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फार्मूला बता दूं। एन पी आर का मतलब होता है एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन सी आर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन में एन का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल तो होता ही है, और क्या होता है यहाँ पर आर का फैक्टोरियल भी आ जाता है। फार्मूला याद रखिए, आप कर लेंगे निकाल करके। तो यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे 44 में तो क्या आएगा बताइए? 44 में यक्स का मान निकालेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। बताया है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 7 और जी एक्स बराबर 5x प्लस 1। तो जीरो मैंने जी में फंक्शन ऑफ एफ कर दिया है इसको, और यहाँ पर एक करके पूछा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए जी फंक्शन ऑफ एफ कर दिया है, ठीक ना। तो जी का मान 5x प्लस 1 हो गया और एफ का मान इसमें रख दीजिए। तो हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छा इधर अभी ढक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका 51 आंसर आ जाएगा। अगर एक्स के मान जगह पर 1 रखेंगे तो आपका 51 आंसर आ जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाता है। तो 15 से गुणा 14 का करिए, तो इसको लिख सकते हैं 14 + 1 और 14, तो ये 196 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। कह रहा है कि वह अंक ज्ञात करिए जिसको 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाता, तो ये 196 बढ़ गया, आपको बढ़ोतरी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए समीकरण को हल करना है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। मान रख के चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। और बहुत आपको लंबा दिखे ना, तो आप ऑप्शन में मान रख करके चेक कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिसको नहीं समझ में वीडियो को पास करके रोक करके देख लेंगे। ये देखिए, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग। तो बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा कि एक जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो एक जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। एक के बाद 2 से शुरू करते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 और इनको जोड़ेंगे तो 77 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का कारण देखिए, परावर्तन तो होता है, लेकिन इसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसमें सी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग डी को करेंगे। तो अगर सी होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि आयोग क्या देता है। वैसे इसका हम लोग डी आंसर मान करके चलेंगे। ये देखिए, एक अच्छा प्रश्न आया था। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, वो और अपनी वास्तविक ऊंचाई के 1/5 उसका प्रतिबिंब बनता है। तो किस प्रकार का दर्पण प्रयोग कर रहा है? उत्तल दर्पण का। इसको मैं बहुत सर्च करके देखा और गूगल पर देखा, ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो इसमें उत्तल दर्पण होगा। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। क्यों? इसलिए ताकि शक्ति क्षय को न्यूनतम किया जा सके, बिजली के क्षय को न्यूनतम किया जा सके, इसीलिए उच्च वोल्टता पर क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो देखिए, तार की लंबाई पर निर्भर करती है, तार की परिधि पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, लेकिन धारा क्षमता जो है इसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका क्या होगा? आंसर होगा। मैंने आपकी क्षमता उसमें प्रवाहित धारा पर कैसे निर्भर करेगी? आप खुद भी देखिए, क्षमता अलग चीज है और आप कितनी प्रवाहित हो रही है वो अलग बात है। ऐसा थोड़ा कि कम प्रवाहित होगी तो धारा क्षमता कम हो जाएगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम हिला देने वाले प्रश्न पूछा है और बढ़िया बढ़िया टेक्निकल प्रश्न पूछा है। ये नहीं कि एकदम खाली रट्टू तोता वाला। तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है। तापमान बढ़ा, ऐसा क्यों? देखिए, जब तापमान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की गति जो है ऊर्जा पाकर बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, फिर से वैद्युत चालकता घटती है। तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब उनको गर्म किया जाता है। ठीक है ना। चुंबक को जब एक लिमिट से ज्यादा गर्म करेंगे तो अपना चुंबकीय गुण खो देता है। अब देखिए, तप्त तार अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तप्त तार अमीटर का प्रयोग एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोटान है, फोटान जो है प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है। फोटान आप जानते हैं कि जब किसी धातु पर माने प्रकाश की सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो फोटान उत्पन्न होता है, तो यह प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है। चलिए ऑप्शन 59 का ए हो गया। आगे चलते हैं। रेडियो धर्मिता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो यह है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है हल्का तत्व है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज, भारत में पाया जाने वाला इल्मेनाइट है। इल्मेनाइट में टाइटेनियम पाया जाता है, अर्थात इल्मेनाइट जो है टाइटेनियम का अयस्क है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। अब देखिए, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज इथेनॉल में परिवर्तित होते हैं? ये इथेनॉल का फार्मूला है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है, तो ये जो है जाइमेज की उपस्थिति में होता है। जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज इथेनॉल में बदल जाता है। और एक आता है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या करता है कि सुक्रोज, इन्वर्टेज ये क्या करता है, सुक्रोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज और या फ्रक्टोज में। इन्वर्टेज एंजाइम जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर जाइमेज आपका उत्तर हो जाएगा, जाइमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग जो है आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। अब देखिए, आइसक्रीम में अगर जिलेटिन का उपयोग न किया जाए तो आइसक्रीम भी बर्फ की तरह जम जाएगा। ठीक है ना। ऐसे तो आप आइसक्रीम खाते हैं तो एकदम पूरा मुलायम मुलायम लगता है, तो वो जिलेटिन के ही कारण होता है। कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? देखिए, इसमें जो घी जो है कोलाइड नहीं है। कोलाइड में क्या होता है कि दो चीजें जो है एक दूसरे से मिली होती हैं। ठीक है ना। तो दूध में क्या होता है, फैट और आयल हो जाता है। फैट और वाटर हो जाता है, रक्त हो गया। और ये मक्खन भी हो गया। मक्खन में फैट और ये पानी रहता है। मक्खन से घी बनता है ना, तो जब घी बन जाता है तो इसमें जो है पानी निकल जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इसको सर्च किए। अब देखिए इसे क्या कह रहा है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस है, गैसें हैं। किन किन गैसों को मिलाने पर गहरे भूरे रंग का गैस बनती है? तो देखिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला देने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। 2NO + O2 बराबर 2NO2 ये है। तो देखिए, ये सीधे सीधे किताबों से उठा लिया है। अब इतना कौन याद करता है? ठीक है ना। लेकिन ऐसा है, दो रंगहीन गैसों को मिलाने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ठीक ना।
तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जो गहरे भूरे रंग की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो पानी का क्वथनांक जो है अधिक होता है। क्वथनांक अधिक होने का मतलब कि ज्यादा तापमान पर ये उबलता है। इस अब देखिए क्या कर रहा है। कीटनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? गैमेक्सिन, जो किसान परिवार से होंगे गैमेक्सिन के बारे में जानते होंगे। तो गैमेक्सिन जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये हेक्साक्लोराइड है और ये बेंजीन हो गया, ठीक है ना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्सा माने 6 होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा यौगिक विंटरग्रीन तेल कहलाता है? विंटरग्रीन तेल क्या कहलाता है? तो विंटरग्रीन तेल कहते हैं मेथिल सेलिसिलिकेट। मेथिल सेलिसिलिकेट को देखिए मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ। पहले ऐसा नहीं कि गलत बताने के लिए कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके आपको उत्तर बता रहा हूँ, पूरा एक एक को मिलाया हूँ। जो नहीं मिल पाया हो वो आपको बता दूंगा कि हाँ ये डाउट है यहाँ पर। तो मेथिल सेलिसिलिकेट को विंटरग्रीन तेल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा डाउट में मैं रखा हूँ, लेकिन इसका उत्तर जो है ये बता रहे हैं बहुत लोग। यूरिया की पहचान की जा सकती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं, एक से माने ज़्यादा तरीके से होता है, ठीक है ना। तो यूरिया की पहचान जो है एक से ज़्यादा कई परीक्षण द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो एस्पार्टेम को माना जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प एस्पार्टेम होगा। देखिए थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को, ये आरबीसी को नष्ट करने लगता है। थैलेसीमिया और कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग, अर्थात आपके पिता को है तो आपको भी होगा। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को, यह आरबीसी को नष्ट करने लगता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है, परिपक्व पुट्टी होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था परिपक्व पुट्टी होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? देख रहे हैं ना, सत्य। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा? कछुआ होगा। आप जो सोचेंगे कि कछुआ तो जल में भी जिंदा रहता है और माने कि धरती पर भी जिंदा रहता है, तो वही पूछा है कि ये सत्य नहीं है, ठीक है ना। माने ये चीज तो ठीक है कि जिंदा रहता है, लेकिन ये उभयचर की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप देखे हैं कि ये कई प्रकार से उभयचर की श्रेणी से अलग होता है। इसके क्या होते हैं? ये ऊपर से जो कड़ा जो आप खाल पहने रहता है कछुआ, ठीक है ना, यहाँ से मूड़ी निकाल कैसे ताकता है, तो ये जो है ऊपर जो कपाट पहना हुआ है, ये जो है कवच पहना हुआ है, इस कवच जो है ये उभयचरों का माने लक्षण नहीं है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से देखिए मेढक, टोड, सैलामेंडर, ये सब जो है उभयचर हैं। इसको कछुआ को रेप्टाइल की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है, यह हाइड्रा है।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। श्वसन करता है, ठीक है ना, याद रखिए हाइड्रा को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न के क्या उपस्थित होता है? तो देखिए दीमक जो लकड़ी और मिट्टी में लगते हैं, खासतौर से लकड़ियों में, तो सेल क्या कारण है कि सेलुलोज को पचा पाता है? तो देखिए इसको जो है मैं डाउट की श्रेणी में रखा हूँ, लेकिन बहुत जो सर्च यहाँ प्रोटोजोआ दे रहा है और बहुत जो लोग प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को लेकर के ई उत्तर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन ए के तरफ ही सहमत हूँ, ठीक है ना। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में। भाई हम लोग मूत्र का विसर्जन करते हैं ना, तो यूरिया हम लोग मूत्र के बारे में मूत्र के रूप में बाहर करते हैं, शरीर की यूरिया। उसी प्रकार से पक्षी जो देखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद इनका जो लाइटिंग होता है सफ़ेद सफ़ेद, तो वो यूरिक अम्ल, उसमें जो है पानी की कमी को माने रोकने के लिए ये उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है उनकी शरीर। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। इसको भी मैं डाउट की श्रेणी में रखूंगा, बहुत सोचा हूं, ठीक है ना। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा, लेकिन मेसोकार्प अभी उत्तर बता दे रहा हूं, फिर जैसा जो आयोग का उत्तर आएगा उससे मिला लिया जाएगा। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल समानतः किस रूप में होते हैं? ये एकाग्र के रूप में होते हैं। जैसे ये एक बीजपत्री हो गया, एक बीजपत्री में क्या होता है, ऐसे ऐसे स्कैटर रहता है इधर उधर, और द्विबीजपत्री में क्या होता है कि ऐसे ऐसे एक सीमा पर रहता है, ऐसे रहता है, ठीक ना, तो एकाग्र रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। देखिए साइंस के क्वेश्चन बहुत टिपिकल प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पर ये उत्तर होगा। क्लोरोसिस में क्या होता है, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्ती जो है पीली हो जाती है, तो इसमें जो है अंधेरे में जब अगर पौधों को रखेंगे और लौह हरित माध्यम मन लोहे की कमी जब होगी, दोनों के कारण जो है क्लोरोसिस होता है। इसको भी डाउट की श्रेणी में रखते हैं। मैं इसलिए डाउट की श्रेणी में, उत्तर तो मैं ई लगा रहा हूँ, लेकिन डाउट इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको मैंने ये थोड़ा सा मैं बहुत सर्च किया, इसका उत्तर जो है सही प्रकार से, ये लोहा तो मिल रहा है लेकिन कई जगह अंधेरे में रखने के कारण भी बता रहा है। आनुवांशिक, ये साइंस के बाद कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी संबंधित है, बताइए। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी संबंधित है प्लास्टिड और प्लाज्मिड से। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है प्लास्टिड और प्लाज्मिड दोनों से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां से आपको एक भी प्रश्न में डाउट नहीं मिलेगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक है, इसके लेखक शशि थरूर जी हैं, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उत्तम पछारने। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तम पछारने जी। और नमस्ते ट्रंप जो फरवरी 2020 में हुआ था, इसका आयोजन मोटेरा स्टेडियम गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
काप 14, काप 14 जो 2019 में हुआ था और इसकी थीम थी रिस्टोर लैंड सस्टेनेबल फ्यूचर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, रिस्टोर लैंड एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ये डिजर्टिफिकेशन से को कम करने के लिए किया जाता है। मरुस्थल को माने न बने, जमीन ज़्यादा मरुस्थल में न बदले। तो काप 14 का आयोजन 2019 में ग्रेटर नोएडा में हुआ। रिस्टोर लैंड एंड सस्टेनेबल फ्यूचर इसका थीम था। चलिए आगे चलते हैं। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक उमंग कुमार हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक उमंग कुमार। चुनावी बांड योजना का शुभारंभ कब हुआ? जनवरी 2018 में हुआ था। चुनावी बांड योजना का शुभारंभ जनवरी 2018 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा नहीं, जैसे आगे के लिए भी इससे आपको क्या माने मिल सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं, एससी शर्मा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। अब मैं बताऊंगा अभी कि क्या लिखा हूं। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में लिखा हूं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा हो गए। चलिए आगे चलते हैं। डेफ एक्सपो 2020 का, डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या है? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है? ट्रांसजेंडर, ठीक है ना? ट्रांसजेंडर समझ रहे हैं ना? किन्नर, जिसको हिजड़ा कहते हैं हिंदी में, ठेठ भाषा में। तो गौरी सावंत है ये। इनको जो है चुनावी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 आयोजित हुआ था बेंगलुरु में, ठीक ना? और 2020 वाला कौन सा था? 107वां था। ये कहाँ पर हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में हुआ था 2020 में, ठीक है ना? और इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड कांग्रेस रूरल डेवलपमेंट, ये इसका थीम था। यहां तक साइंस एंड कांग्रेस रूरल डेवलपमेंट इसकी थीम हो गई थी, ठीक है ना? और अब देखिए, मैं ये जो बताया हूं, 108 वाली जो होगी 2021 में, वो कहाँ में होगी? पुणे में होगी। पुणे में सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस में। और इसका थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपको गोचा पोचा इस पर दिख रहा होगा, लेकिन ये इसमें आपको बताने की कोशिश की गई। देखिए 107 वाला का बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में साइंस एंड कांग्रेस रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना? 108 वाला हो जाएगा पुणे में, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में होगा। और इसका जो थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि भाई इतना गोचा पोचा करने का क्या कुछ फायदा हुआ कि नहीं। जब आगे प्रश्न आपका सही होगा, कई बार लोग गलती करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ हो गए। चलिए आगे चलते हैं। काप 26 का आयोजन कहाँ हुआ? काप 26 का आयोजन जो है होगा, काप 26 का आयोजन ग्लासगो यूके में होगा, ठीक ना? और ये नवंबर 2021 में प्रस्तावित है।
तो काप 26 अभी आपसे आगे के दूसरे एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है, बताइए। तो ये जो है सऊदी अरब की आधिकारिक नागरिक है, रोबोट सोफिया। ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में जो दिया गया था, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किसको किया गया, पैरासाइट को किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट। स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, वह कौन सा खेल खेलते थे। तो कोबे ब्रायंट जो है यूएसए के थे, और यूएसए का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है, ठीक है ना। तो स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, वह कौन सा खेल खेलते थे, तो बास्केटबॉल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई। तो ये सुमन कुमारी को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में हिंदू महिला, एक तो पाकिस्तान में महिला, उसके ऊपर हिंदू, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको याद करना चाहिए। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, हिंदू महिला जज सुमन कुमारी जी बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था। यूनाइटेड किंगडम था, यूके था। वैक्सीन समिट, इसमें यह था कि गरीब देशों को वैक्सीन दिया जाए और उस पर बात किया जाए। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए। तो ये लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ 2020 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ये देखिए 2020 का पूछा हुआ, ठीक ना। उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, ठीक ना। अब अगर वर्तमान में पूछेगा तो ये हो गए हैं पैट्रिक अमोथ, लेकिन ये 2020 का पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो आपका ऑप्शन ए उत्तर होगा। ये 2021 अगर कहता तो ये होता पैट्रिक अमोथ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रसन्नता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। प्रसन्नता में फिनलैंड है, और शांति में कौन है, आइसलैंड। प्रसन्नता में फिनलैंड है और शांति में आइसलैंड है, ठीक है ना भाई। आइसलैंड जो है थोड़ा सा बर्फीला जगह है, तो वहां पर जाकर आप शांत हो जाएंगे। प्रसन्न तो नहीं हो सकते हैं, हो सके ठंड लगे तो मन दुखी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रसन्नता में फिनलैंड और शांति में आइसलैंड। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है। तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। कश्मीर की बेटी के लेखक डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी। ये 26 अक्टूबर 2019 का, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त, बिहार का सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा को बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है। ये कामेश्वर चौपाल, केवल एक लोग को नामित किया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है।
तो ये नवादा संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये बीरपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ था, बताइए। गुवाहाटी में। तीसरा थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक ना। नर्स और मिडवाइफ, नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया? तो 5 लोग को दिया गया था, जिसमें से महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 3 है। 5 में 3 महिलाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? बिंदुसार को अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, तो यह है दिव्यावदान। बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है दिव्यावदान। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? ठीक है ना। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो है बहुत अलग अलग पंक्तियों में अलग लोगों का नाम वो क्या कहते हैं, देखिए 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो 9 शासकों का जिक्र किया गया है। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और गुप्तोत्तर उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? आर एस शर्मा। आर एस शर्मा प्राचीन भारत लिखे हैं। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और गुप्त उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? आर एस शर्मा हो गए। चलिए आगे चलते हैं। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो भूमि अनुदान ब्राह्मण लोग को दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया रजिया सुल्तान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया रजिया सुल्तान। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो 7 सरकारों में बटा हुआ था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने विकसित किया। आलमगीर नामा को किसने लिखा है? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। अच्छा प्रश्न है, सब याद करने वाले हैं। आलमगीर नामा को किसने लिखा है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। चलिए और आगे चलते हैं। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिजदा और पैबोस परंपरा की शुरुआत कौन करता है? नौरोज की भी शुरुआत करता है। यह है आपका बलबन।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? ये बलबन है, नौरोज का त्योहार जो मुस्लिम भाई लोग मनाते हैं। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खां। बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो शिशिर कुमार घोष का नाम आता है। संस्थापक संपादक शिशिर कुमार घोष। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? लॉर्ड कर्जन। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को स्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो लॉर्ड कर्जन साहब थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो ये सर सैयद अहमद खां दास्ता की परंपरा की संस्था की आलोचना करते हैं और इसको कहते हैं कि दास्ता जो है गैर इस्लामी है। अठारह की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर थे। विलियम टेलर था। 2 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? ये कुंवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया वीडी सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया वीडी सावरकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय महात्मा गांधी का था। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति। नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? ये बिहार किसान सभा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें से पूछा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। तो अबोर की चोटी जो है, पहाड़ियाँ जो हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। दूनागिरी उत्तराखंड, मिकिर असम, नीमगिरी ओडिशा। अबोर की पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही नहीं, कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये बात तो सही है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, कुचिकल का नाम आता है। सबसे बड़ा समुद्र तट है, ठीक है ना। कोवलम जो है ये बीच है, किनारा है, समुद्र किनारा है, ये केरल में है।
और सबसे बड़ा समुद्र तट जो है मेरियाना बीच, तमिलनाडु। ये दोनों गलत हो गया। इस प्रकार से आपका ई आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदी में को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। कावेरी की सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमवती। अमरावती, भवानी, हेमवती। इस प्रकार से 1 2 4, 1 2 4 किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसी बात की समाधान के लिए ऑप्शन ई करेक्ट दिया हुआ है। अमरावती, भवानी, हेमवती। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर, ये बात सही है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, ये एक बात गलत है। मेघालय सबसे अधिक दर रही 29.95%। सबसे कम महिला साक्षरता बिहार। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहवा का अग्रणी उत्पादन अग्रणी कर्नाटक हो गया। अनुसूचित जनजाति एसटी का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में है पाया जाता है वह है, तो मिजोरम में जो है 94.5% एसटी पाए जाते हैं। अगर केंद्र शासित को भी कर लेता तो ये जो है लक्षद्वीप हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए नैयर जो है पक्षी वन जीव अभ्यारण्य जो है ये केरल में है। बाकी सब सही है। मुकाम्बिका एक देवी है कर्नाटक में, उन्हीं के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर है। दलमा जो है झारखंड में है। कोटिगांव गोवा में है। इस प्रकार से आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। कोटिगांव गोवा में है। कृषि उपज का भारत में सर्वाधिक उत्पादन है। किस एक कृषि उपज का भारत में सर्वाधिक उत्पादन है? सर्वाधिक तक सबसे अधिक जब तुलना किया जाए तो ये तिलहन का है। अपने उगाता है, अपने खा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन तिलहन का होता है इन दिए गए विकल्प के अनुसार, ठीक है ना। रूस की कौन सी नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो अमूर नदी है। रूस की अमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है मलेशिया में। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर स्थित है मलेशिया में। अब ये देखिए दुनिया के अलग अलग मरुस्थल दिया है। दस्त ए लूट जो है ईरान में हो गया। नुबियन मरुस्थल सूडान हो गया। मोजाबे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। और रब अल खाली सऊदी अरब। रब अल खाली सऊदी अरब। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है? ये देखिए, कैलिफोर्निया में पाया जाता है और मध्य चिली में पाया जाता है। तो नहीं है, तो दो हो गया। इस प्रकार से आंसर क्या होगा आपका? ई करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सत्य कथन नहीं है, बताइए। तो म्यांमार की राजधानी नेपिडाव होगी, बात सही है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुरुशी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। कुरुशी ज्वालामुखी जो है यूएसए नहीं, केन्या में अवस्थित है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, और जो गलत होगा वो क्या होगा? वही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो बिहार वाले भाई लोग ऐसे प्रश्नों को उड़ा उड़ा कर मारेंगे। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 50 तक है, इसको देख ही लीजिए, क्यों छोड़ेंगे। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? काकोलत। ये नवादा जिले में है। काकोलत नवादा जिले में। राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। ये राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व जो है 382, उससे अधिक जनसंख्या घनत्व है। राष्ट्रीय जनगणना द्वारा बिहार का सर्वाधिक राष्ट्रीय जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी को प्राचीन भारत का तिरंजना कहा जाता था? निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी को प्राचीन नाम निरंजना था? तो ये फाल्गु नदी। फाल्गु नदी बहती है वर्तमान में, उसका नाम प्राचीन नाम निरंजना था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार में अधिकतम औसतन वार्षिक वर्षा किशनगंज में होती है। अधिकतम साक्षरता दर रखता है। अधिकतम साक्षरता दर रोहतास में है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। क्या कह रहा है बताइए? 150 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 17-18 निम्नलिखित में से कौन किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो सर्वाधिक हुआ, बताइए किसका? ए का, गेहूं का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की सभा यहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।